चलिए यहां से शुरू हो रहा है पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। हम लोग 8 चैप्टर पढ़ चुके हैं, 9 चैप्टर पढ़ चुके हैं ना। उस वजह से अब एक चैप्टर 2 अब यहां से शुरू से चलेगा। जब 7 पहुंचेंगे तो 7 के बाद से सीधे हम चलेंगे कितना पर, 10 पर, क्योंकि 8 9 हमारा कंप्लीट है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, वास्तविक संख्या के बारे में जानने से पहले भी बहुत सारे संख्याओं को हमें जानना है, तो उसी क्रम में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक ना। सबसे पहले हम बेसिक बात, हम संख्याओं को समझना शुरू करें उससे पहले इन संख्याओं को बनाने में सबसे बड़ा रोल किसी का है दार्शनिक संख्या पद्धति में। देखो, संख्या पद्धति अलग अलग प्रकार का भी होता है। संख्या पद्धति, सुनो पहले ध्यान से, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम जिसको बोलते हैं। संख्या पद्धति मुख्यतः माने मुख्य रूप से 3-4 गो होता है, लेकिन हम तुमको कुछ अंतर समझाने के लिए बता रहे हैं। एक होता है दार्शनिक संख्या पद्धति, दार्शनिक संख्या पद्धति, यही हम लोग पढ़ेंगे अभी, दार्शनिक संख्या पद्धति। ठीक है, एक होता है दार्शनिक के बाद से रोमन संख्या पद्धति। रोमन में आप लिखते हो अंकों को, एक रोमन होता है, एक होता है द्विधारी संख्या पद्धति, द्विआधारी संख्या पद्धति। ठीक है, इस सब का अपना अपना का है महत्व है, लेकिन अभी हम लोगों को जो पढ़ना है वह पढ़ना है बाबू दार्शनिक संख्या पद्धति। तो दार्शनिक संख्या पद्धति में एक संख्या होता है वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या में ढेर सारा संख्या समाहित रहता है। ठीक ना। अब जब संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो उसमें चीजें समझ में आएगी, इसके अंदर कितनी संख्याएं छुपी हुई है और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अभी हम एक बाइक वास्तविक संख्या का डिफिनेशन नहीं देंगे, ठीक है ना, आपको उतना बेहतर समझ में ना आए, कुछ लोग समझ भी जाएं क्योंकि 9th क्लास में सब चीजें का हो पढ़े हो। तो दार्शनिक संख्या पद्धति में क्या खास बात है कि दार्शनिक संख्या पद्धति में 10 गो अंक होता है, और 10 गो अंकों का प्रयोग करके कोई भी संख्या को आसानी से लिखा जा सकता है। द्विधारी संख्या पद्धति में मात्र 2 अंक होता है, उसको लेकर कोई भी संख्या लिख लिया जाता है। ठीक ना। तो कंप्यूटर में इसको मुख्य रूप से पढ़ा जाता है द्विधारी संख्या पद्धति में, माने जो भी डिजिटल चीज है जैसे कि रिमोट का बटन हो गया, ये सारी चीजें, ये माने कंप्यूटर समझ जाओ, कंप्यूटर द्विधारी संख्या पद्धति को ही समझता है। भले उसमें हम लोग दार्शनिक संख्या पद्धति को लिख लेते हैं, लेकिन समझता है द्विधारी संख्या पद्धति। और रोमन वाला आप समझ ही रहे हो कैसे लिखते हो, समझ में आ रहा है ना। तो ये होता है संख्या पद्धति। इसके अलावा एक और होता है ऑक्टेन संख्या पद्धति होता है, ऑक्टेन नंबर सिस्टम। ठीक ना। उसके अलावा भी अगर होता होगा, बट हम इतना ही का नाम अभी तक मैंने हम जानते हैं कि ये ऑक्टेन संख्या पद्धति नंबर सिस्टम भी होता है, उसको हम इसमें नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है अभी दार्शनिक संख्या पद्धति। तो दार्शनिक संख्या पद्धति में जब बात करेंगे बाबू, उसी में आता है वास्तविक संख्या। इसमें अंक का बात की जाए जिसको हम लोग डिजिट बोलते हैं, वो डिजिट जो होता है वो मात्र 10 को होता है। कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गो हो गया। आपको सर 9 गुना है, 1 से लेकर 9 तक 9 गो और 0 गो 1, 10 गो। क्लियर है। इस दार्शनिक संख्या पद्धति में कोई भी संख्या लिखा जाता है, इन्हीं अंकों का प्रयोग करके लिखा जाता है। आप अच्छे से भली भांति जानते हैं। क्लियर है। इसके बाद अंक के बाद से बात आया संख्या का। तो देखो बाबू, संख्या इस जिसको हम नंबर कहते हैं, नंबर्स कर दीजिए, यहां संख्याएं कर दीजिए। ठीक ना। बाहर बात हो रहा है, बातचीत ना कर लड़की, संख्याएं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इन अंकों को भी हम संख्या कहते हैं, इन अंकों से मिलकर बनने वाला जो संख्या होता है वो तो संख्या होता ही है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डैश डैश। आ रहा समझ में। उसके अलावा बट्टा में आएगा संख्या, दशमलव में आएगा, उस सब संख्या कहलाएगा, संख्याएं होगा, लेकिन उसमें प्रयोग किसका होगा? इसी 10 अंकों का।
तो इस 10 अंकों को अंक भी कहते हैं, संख्या भी कहते हैं, लेकिन 10 के आगे जब बढ़ते हैं तो उसे केवल और केवल संख्या कहते हैं, अंक नहीं कहते हैं। एक कह सकते हैं कि 10 एक संख्या है जिसमें 2 अंक 1 और 0 का प्रयोग किया गया है। 11 एक संख्या है जिसमें 2 अंक 1 और 1 का प्रयोग किया गया है। तो संख्या और अंक में यही फर्क होता है कि सभी अंकों को हम संख्या कह सकते हैं, लेकिन सभी संख्या को अंक नहीं कह सकते हैं। अंकों वाली संख्या कह सकते हैं, ठीक ना। अंकों वाली मतलब 2 अंकों वाली संख्या, जैसे 600 अगर 50 लिख दिया गया तो 3 अंकों वाली संख्या एक संख्या है जिसमें 3 अंक का प्रयोग किया गया है। वह अंक कौन कौन है? एक 6 है, एक 5 है, एक का है 0 है। दोनों में अंतर समझ में आ गया। अब इसमें थोड़ा बात हम कर लेते हैं कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होता है? एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक अंकों की का बाबू सबसे छोटी संख्या कौन दिख रहा है जी बताओ तो? छोटी संख्या 0। क्लियर है? अगर हम बात करें एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या बता दो। बड़ी संख्या 9, सब कोई जानता है। अच्छा, अब बात करें हम 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बता दो मुझे। 10, क्योंकि 9 के बाद से 10 2 अंक में आ गया। अब 2 अंकों की शुरुआत 10 से होती है, तो सबसे छोटी संख्या कौन होगा? 10। अगर फिर बात करें 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बारे में, तो कितना हो जाएगा? 99। वैसे ही आप लिख दोगे ना, ये आप 7वां 8वां में पढ़े होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से सर थोड़ा बेसिक परिचय रहा, उसके बाद हम अब संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे। मैंने संख्या का प्रकार ना कह के संख्याओं का वर्गीकरण कहेंगे। वर्गीकरण इसलिए कहा जाएगा क्लासिफिकेशन, कि कुछ संख्याओं का नाम प्राकृत हुआ है, कुछ का पूर्ण हुआ है, कुछ का सम हुआ है, कुछ का विषम हुआ है, उसमें क्या क्या अंतर है, कैसे उसका वर्ग बनाया गया है, कैसे उसका गुच्छा बनाया गया है, उसी बात को हम समझ लेंगे। और समझते समझते हम पहुंच जाएंगे वास्तविक संख्या तक। तो वास्तविक संख्या को भी हम क्या कर लेंगे? जान लेंगे। उसके बाद हम चैप्टर में चलेंगे। चलिए, अब हम जानेंगे संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक ना। ऊपर लिख लीजिए, संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं एक नंबर जिसका नाम है सर प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं, जिसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। चलिए, बहुत बढ़िया। उसे भी आसान कर देते हैं, गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती कहां शुरू होती है? 1 से। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होने वाली संख्याएं होती है। तो इसमें डैश देकर लिखना है, हमें हेडिंग लगा लिए हो, इसमें लिखना है कि गिनती के सभी संख्याओं को, गिनती के सभी संख्याओं को, गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके इसी में लिख लेना है, इसे, किसे? प्राकृत संख्या को। इसे एन से सूचित किया जाता है, कैपिटल एन। इसे एन से सूचित किया जाता है। सूचित क्या है? प्राकृत, प्राकृत होगा, प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे एन से सूचित किया जाता है।
अब यहां जैसे में हम बात करेंगे, जैसे n बराबर में 1 2 3 4 5 6 डैश डैश इनफाइनाइट, अनंत तक ही जा रहा है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? गिनती की सभी संख्याओं का कहते हैं प्राकृत संख्या, इसे n से सूचित किया जाता है। ठीक है, और n बराबर कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। ये देखो क्या है, ये जो ये अनंत का सिंबल है, यह कोई संख्या नहीं है, एक सिंबल है जो बता रहा है कि अनंत तक जाना है। इसके बाद दूसरा बात आता है बाबू पूर्ण संख्या का। किसका? पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्याएं, लगाइए हेडिंग तो, पूर्ण संख्याएं। अब बोलते हैं, लिखते चलिए, ठीक ना। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, होल नंबर्स। बोले, जल्दी लगाओ हेडिंग, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। लिखिएगा, शून्य के साथ प्राकृत संख्या को, शून्य के साथ प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य के साथ प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य के साथ प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य के साथ प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। हो गया, शून्य के साथ प्राकृत संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जैसे में समझिए, यहां पे ए बाबू 0 हो गया, आज 0 के साथ में आप प्राकृत संख्या लिख दीजिए। अभी प्राकृत संख्या समझे हो ना, 1 2 3 4 5 डैश डैश, कहां तक? इनफाइनाइट। अभी पूर्ण संख्या कहलाएगा, समझ रहे हो। लेकिन इसका सबसे मुख्य बात, दोनों में अंतर समझो। क्या अंतर? एक 0 का अंतर है, 0 प्राकृत संख्या में नहीं है लेकिन पूर्ण संख्या में 0 है, बाकी सब संख्याएं तो सेम सेम है ना। तो मेरा एक सवाल है, क्या सभी प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं? यस, कह सकते हैं। सभी प्राकृत को पूर्ण भी कह सकते हैं, क्योंकि सारे प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में भी अवेलेबल है। बताओ देखो। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कहें, क्या सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है। यही थोड़ा सा अंतर। ऐसा कतई नहीं सोचना है कि 2 पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है तो बाकी अन्य कोई संख्या नहीं होगा। जैसे अगर आप अपने गांव के सदस्य हैं तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम कहीं और के सदस्य नहीं हैं। अगर आप अपने गांव के सदस्य हैं तो आप अपने पंचायत के भी सदस्य हो गए, आप अपने ब्लॉक के भी आप सदस्य हो गए, आप अपने जिला के भी सदस्य हो गए, आप अपने राज्य के। समझ में आ रहा है? ई कतई इस भ्रम में नहीं रहना है कि 2 पूर्ण संख्या तो बाकी कोई और पूर्ण संख्या नहीं होगा। डिटेल्स में समझिए। अभी तक हो सकता है कुछ बच्चे नाम सुने हो, रटे हो, जो ये होता है, लेकिन इसके गहराई में जाकर समझोगे तो और बेहतरीन ढंग से चीजें याद हो जाएगी। एगो संख्या को ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही संख्या के नाम से जानते हैं। समझ रहे हैं ना। आप अगर किसी अपने परिवार में किसी के आप बेटा या बेटी हैं, ठीक ना, तो ऐसा नहीं कह सकते बाकी हम किसी के कुछ नहीं लगते। आप किसी के नाती भी हो सकते हैं, आप किसी के भतीजा भतीजी भी हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? आप किसी के भाई बहन भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं नहीं हम अपने पापा के बेटा हैं, ओकरा अलावा हम केहू के कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये वही बात यहाँ है। अगर 2 पूर्ण संख्या है तो नहीं कह सकता है कि नहीं हम 2 खाली पूर्ण संख्या है और कोई संख्या नहीं है, ठीक ना। अगर उसके परिभाषा को फुलफिल करेगा तो उसमें भी जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो अंतर होगा, उसी को अंतर को जब समझ लेते हैं तो हम संख्याओं का वर्गीकरण समझ लेते हैं। यही थोड़ा सा अंतर है कि इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 है, बाकी सब सेम सेम है। ठीक है। तो ऐसे भी कहा जाता है कि वह संख्या जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक ना। तो सबसे आसान यही होगा कि शून्य के साथ प्राकृत संख्या, क्योंकि प्राकृत संख्या आप जान गए, गिनती की संख्या। गिनती हमेशा कोई भी काउंटिंग आप 1 से करते हो, शून्य से नहीं करते हो, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैंने हमें लगता है मेरे दिमाग में आता है
कि सर जीरो जब गिनती काउंटिंग बना होगा ना तो उस समय हो सकता है जीरो का खोज ना हुआ हो, मे बी जीरो का पता ना हो, जीरो आया होगा तो उसको शेडल करने के लिए कुछ इस तरह से बना दिया गया होगा एक और संख्या, मतलब मुझे जहां तक आइडिया लगता है। समझ में आ रहा है? तो खैर इन संख्याओं का वर्गीकरण किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। तो ये पूर्ण संख्या आपको समझ में आ गया जैसे में लिख लिए हो। अब चलो अब आगे बढ़ो, अगला हेडिंग लगाओ सम संख्याएं। सम संख्याएं तीसरा, सम, फटाक से हेडिंग लगाइए, तुरंत हम बोलेंगे अभी। सम संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं इवेन नंबर, इवेन नंबर्स, ठीक है। इसके तुरंत बाद हम लोग पढ़ रहे होंगे कौन नंबर, 4 नंबर विषम संख्याएं। कौन संख्याएं बाबू? विषम संख्याएं, जिसको हम लोग बोलते हैं ओड नंबर्स, ओ डबल डी, ओड नंबर्स। बोले सम संख्या का डिफिनेशन लिखिए, वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्याएं कहते हैं, उसे सम संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्याएं कहते हैं। क्लियर? वे संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्याएं कहते हैं। जैसे में देखो तो बाबू, 2 से कटने वाला संख्या कौन है? 2 है, 4 है, 6 है, 8, 10, 12 डैश डैश इनफाइनाइट तक। इसका डिफिनेशन कुछ हम ऐसे भी दे सकते हैं, जो वह संख्या जो 2 का गुणज हो, गुणज बुझते हो, जो 2 के पहाड़ा में आए, जो दो के पहाड़ा में जो आएगा वो 2 से पक्का पक्का का हो जाएगा, कट जाएगा। तो बात आप समझ लीजिए, सम वही संख्या है जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। अब थोड़ा हम इस पे थोड़ा एक 10-20 सेकंड चर्चा कर ले। सुनो, प्राकृत को आप जान गए, पूर्ण को जान गए, दोनों में संबंध है कि सभी प्राकृत पूर्ण हो जाएगा लेकिन सभी पूर्ण प्राकृत नहीं होगा। क्लियर है? अब हम इस सम का एक बार पहले प्राकृत से तुलना करते हैं। क्या सभी सम संख्याएं प्राकृत संख्याएं होगा? एकदम होगा, क्योंकि 2, 4, 6 में सब में 2, 4, 6 आगे बढ़ने पर 8, 10 सब मिल जाएगा। बोलिए, लेकिन क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण सम संख्या होगा? नहीं, क्योंकि इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं दिख रहा है, 3 है, 3 नहीं दिख रहा है। क्लियर है? उसके बाद देखिए, क्या हम कह सकते हैं क्या सभी सम संख्याएं पूर्ण संख्या है? हाँ, क्योंकि सारे सम संख्या पूर्ण संख्या में भी होगा, लेकिन सभी पूर्ण संख्या सम संख्या नहीं हो। क्लियर है? जैसे में लिख लिए, अगला हेडिंग लगा लिए, लगाइए अगला हेडिंग, विषम संख्याएं, ओड नंबर्स। इसमें क्या होगा डिफिनेशन? हाँ, जो 2 से कटा है वो सम होगा, जो 2 से नहीं कटेगा वो क्या होगा? विषम होगा। याद करते जाना है, समझ के, रटना नहीं है। अभी इतना विस्तार से आप अंतिम बार पढ़ रहे हो, इसके बाद अब पढ़ने को मौका नहीं मिलेगा कबो। बोले, लिखो, वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो, वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो उसे विषम संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो उसे विषम संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, विषम संख्याएं, उसे विषम संख्याएं कहते हैं। क्लियर है? देखो, जैसे में बात किया जाए तो कौन होगा बाबू? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डैश डैश इनफाइनाइट। जैसे में नोट कर लीजिए। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत है? पूर्ण प्राकृत संख्या पढ़े आप, पूर्ण संख्या पढ़े, सम संख्या, विषम संख्या। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला होगा कितना नंबर? 5 नंबर।
5 नंबर का नाम है सर भाज्य या यौगिक संख्याएं। कौन संख्याएं? यौगिक संख्याएं, भाज्य या यौगिक संख्याएं। इसका हो जाएगा इंग्लिश क्या होगा? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। और इसके तुरंत बाद हम एक और सीखेंगे जिसका नाम रहेगा क्या बाबू? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं। कौन कौन इसका डिफिनेशन जानता है? बताओ जी। प्राइम नंबर्स बोलो। हाँ अच्छा, संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य। ठीक है, बहुत बढ़िया। सुनिए, पहले समझते हैं उसके बाद लिखेंगे। हम दोनों को एक साथ समझ लीजिए। इसका दो डिफिनेशन है बाबू, एगो डिफिनेशन नहीं, दो गो डिफिनेशन लिखवाएंगे। देखिए, दुनिया के जितनी भी संख्या है ना, एक से कट जाता है और खुद से कट जाता है। ये बात पहले स्पष्ट करो। 5 को ले लो, 5 एक संख्या, देखो एक से कट रहा है, कम अर्थ में 5 अर्थ में, लो कहानी खत्म हुआ। बोलो, 5 खुद 5 से कट जाएगा बाबू एक मर्त में। बोलो सही बोल रहे हैं? इस तरह से बात साबित हो जाता है कि दुनिया का जो भी संख्या होगा वह एक से और खुद से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। पूरा पूरा विभाजित होने का मतलब दशमलव में ना, बट्टा में ना। क्लियर है? पूरा पूरा माने पूरा संख्या है, आधा अधूरा संख्या नहीं है, एक पूरा संख्या पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। ठीक ना? पूरा पूरा विभाजित हो जाता है कोई भी संख्या एक और खुद से। अगर एक और स्वयं के अलावा कोई संख्या है, एक और खुद के अलावा अगर अन्य किसी से भी पूरा पूरा कट रहा है तो वो भाज्य होगा। और केवल एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से नहीं कट रहा है तो उसे हम अभाज्य कहते हैं। बात खत्म। क्लियर है? एक और बात समझो, गुणनखंड जानता है? गुणनखंड किसे कहते हैं? क्या होता है? जैसे तुमसे पूछें अगर हम, बताओ बाबू 5 के गुणनखंड बताओ, तो क्या कहोगे? 1 और 5। बहुत बढ़िया। 5 के गुणनखंड का मतलब होता है 5 जिससे जिससे कट जाएगा वह उसका गुणनखंड होगा। एक होता है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड में मतलब 6 का पूछे तो तुम लिखोगे 2 गुणे 3, इसको हम अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। समझ रहे हो? गुणनखंड का मतलब होता है, अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड में अंतर है। अभाज्य गुणनखंड गुणा के रूप में लिखाता है, गुणनखंड गुणा के रूप में नहीं लिखाता है। जैसे कि 5 की बात करें तो 5 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 के कौ गुणनखंड है? 2। ठीक है? तो एक बात हम समझेगा, जो 5 का गुणनखंड जो है हम कैसे पता किए हैं कि 5 किससे कटेगा? 5 1 से कटेगा और 1 से कटेगा और 5 से कटेगा है। तो ऐसा कह सकते हैं का जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड होता है, केवल 2 गुणनखंड, अब केवल 2 गुणनखंड जो है वो कौन कौन है? एक है, खुद है। अभी यहां पे क्या कहा जा रहा था? वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, एक से और खुद स्वयं, जिसका गुणनखंड एक और स्वयं आता है, माने केवल और केवल 2 गुणनखंड आता है। कौन कौन? एगो एक, एगो खुद स्वयं, वही संख्या। तो समझ जाओ 2 गुणनखंड वाले संख्या, केवल 2 गुणनखंड वाले संख्या अभाज्य होते हैं, अभाज्य होते हैं। और 2 से अधिक गुणनखंड वाले संख्या जो होते हैं वो भाज्य होते हैं। ठीक है? दोनों डिफिनेशन एक ही है, हम दोनों को मर्ज कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अगर हम बात करें 6 का, ठीक ना, तो 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। सही है? इसका 4 गुणनखंड है। तो आप बताओ 2 से अधिक गुणनखंड है ना? तो यह पक्का है कि यह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी कट रहा है, किसी अन्य 2 और 3 से कटेगा, कटेगा। तो इसका डिफिनेशन हमने कहा कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और दूसरा डिफिनेशन हम ये कह देंगे, जो वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड होगा तो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी कटेगा, बोलिए, तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो दोनों डिफिनेशन अपने अपने जगह पर परफेक्ट है कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, या वह संख्या जिसका केवल
नहीं, वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। अभाज्य में आओगे, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित ना हो, अर्थात अर्थात उसका केवल 2 गुणनखंड हो, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। बुझा रहा है? अभाज्य संख्या के एक और नाम हम भूल रहे हैं, जिसका नाम है रूढ़ संख्या। कौन संख्या? रूढ़ संख्या। कबो कबो रूढ़ो पूछता है, रूढ़, यहाँ उसका नाम हम लिख दिया का यौगिक। तो अभाज्य संख्या कहिए या क्या कहिए बाबू, अभाज्य या रूढ़ संख्याएं, अभाज्य या रूढ़ संख्याएं। क्लियर है? जब लिखेंगे दोनों का नाम लिख लेंगे, ताकि याद भी रखना है कि अभाज्य को हम रूढ़ संख्या भी कहते हैं। ये बात समझ में आया सबको? तो जिस संख्या, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से कटेगा, पक्का है कि उसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा। और वह संख्या केवल एक और स्वयं से कटेगा, उसका केवल और केवल 2 गुणनखंड होगा। कौन कौन? एगो एक, एगो खुद स्वयं। क्लियर है? दोनों को आप लिंक कर लो, दोनों को लिंक कर लो, दोनों डिफिनेशन एक के बाद बता रहा है। अब आओ हम छांटना शुरू करते हैं, एक से शुरू करते हैं और चलते हैं 2 4 5 8 10 को निकालते हैं जी, कौन अभाज्य है कौन क्या है बाबू, भाज्य। ये बात सबको समझ में आ गया है ना? जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से नहीं कटेगा, तो एक मतलब पक्का है कि उसका केवल और केवल 2 ही गो गुणनखंड होगा। और जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से कटेगा, 100% उसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा। क्लियर है? तो 2 से अधिक गुणनखंड कौन संख्या? 2 से अधिक गुणनखंड भाज्य, और केवल 2 गुणनखंड अभाज्य। एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से कटना, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से ना कटना। क्लियर है? चलिए अब यहां से एक से शुरू करिए। आप सबसे पहले चर्चा होती है एक भाज्य है कि अभाज्य, कोई बताए मुझे? नहीं, ना ये अभाज्य है ना ही भाज्य है। आओ साबित करते हैं कैसे। है क्या कहा है? जो हमारे घर में वह लोग रहेगा जिसका 2 से अधिक गुणनखंड है। हाई कहता है हमारे घर में वह लोग रहेगा जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड है। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? तो देखो, एक का गुणनखंड निकालो, एक कितना से कटेगा? 1 से। बात खत्म। क्लियर है? तो इसका कौ गुणनखंड है बाबू? हाई कहता हम वही लोग के अपना घर में रखेंगे जिसका 2 से अधिक गुणनखंड है, ओकर बेचारा का एक एगो है। हाई कहता है कि हम अपना घर में वही लोग रखेंगे जेकर केवल 2 गुणनखंड हो, एकर तो एक गुणनखंड है। ई जाके पूछा भाज्य से, हमको अपने घर रखेगा? तो कहता है बेटा हमारे घर में वही लोग रहता है जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है। तुम्हारे पास कौ गुणनखंड है? एगो। तो चल भाग यहाँ से, तुमको ये धर्म नहीं रखने का। क्लियर है? फिर दौड़ा दौड़ा गया इसके घर, बोला हमको रखेगा? बोला कि देखो हमारा नियम है कि हमारे घर में वे लोग रहते हैं जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है। तेरे पास कितना गुणनखंड है? ये कहा 1। चल भाग, जल्दी निकल यहाँ से सामने से। बुझाया? तो आज तक बेचारा एक भागा मारा मारा फिर रहा है, ना भाज्य अपने घर रखता है ना अभाज्य रखता है। तो आज के बाद से कोई आपसे पूछे एक भाज्य की अभाज्य, आप कहना न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। समझाना हो तो कह दीजिएगा जी देखिए, किसी जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होता है वो भाज्य संख्या होता है, जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है वो अभाज्य होता है। एक के पास केवल 1 गुणनखंड होता है, इसलिए ना वो भाज्य घर में जा पाता है ना अभाज्य घर में जा पाता है। क्लियर हो गया? तो एक का टेंशन छोड़ दीजिए। अब देखिए सर, अब कहानी शुरू होगी 2 से। तो 2 को देखा जाए कि 2 एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, उसके अलावा किसी अन्य से नहीं कटेगा। नहीं कटेगा ना? या इससे गुणनखंड भी निकालोगे तो केवल 1 और 2 आएगा। बोलो तो कौ गुणनखंड है इसका? 2। तो केवल 2 गुणनखंड किसमें होता है? अभाज्य। तो जैसे में कहेंगे अभाज्य संख्या कौन है बाबू? 2। क्लियर है? 3 पे बात करें तो 3 का भी केवल 2 गुणनखंड होगा, 1 और 3। या उस परिभाषा से जाओगे 1 और स्वयं के अलावा, 1 और 3 के अलावा किसी अन्य से नहीं कटेगा तो अभाज्य है। बोलो 3 हो गया। बोलो 4 के पास जब चलोगे भैया तो 4 का 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। तो मुझे आप लोगों को दिख रहा होगा 2 से अधिक गुणनखंड है ना? तो भाज्य की अभाज्य, तो 4 हो गया भाज्य संख्या। क्लियर है? यहां से खूब सवाल पूछेगा, पूछा है ऑब्जेक्टिव में, हम पूछेंगे टेस्ट में, ये निम्न में कौन अभाज्य है, पहचानना पड़ेगा आपको। निम्न में कौन भाज्य? 4 को संख्या दिया रहेगा, उसमें एगो अभाज्य रहेगा। 4 को संख्या दिया रहेगा, उसमें भाज्य रहेगा, बाकी 3 को अभाज्य रहेगा। जब भाज्य पूछा जाएगा, जब अभाज्य पूछा जाएगा तो उसमें एगो अभाज्य रहेगा, बाकी 3 को भाज्य रहेगा। आपको पहचानना पड़ेगा ये कौन भाज्य है कौन अभाज्य है। क्लियर है? आओ चलो आगे बढ़ो, 5 पे चलो। 5 1 से कटेगा और खुद 5 से कटेगा।
दो गुणनखंड है, भाज्य की अभाज्य, कोई दिक्कत? बात करें 6 का तो 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, भाज्य की अभाज्य, भाज्य, कोई दिक्कत? अब बात करें 7 का, 7 एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से नहीं कटेगा, 8 हो जाएगा भाज्य संख्या, 9 भाज्य की अभाज्य, भाज्य, क्योंकि 9 जो है एक के अलावा 3 से कटेगा, एक और 9 के अलावा 3 से कटेगा, कटेगा ना, इसका 2 से अधिक गुणनखंड है तो 9 हो जाएगा भाज्य संख्या। समझ में आया? 10 भी आपका भाज्य होगा, 11 आपका अभाज्य होगा, 12 भाज्य होगा, 13 भाज्य होगा, 14 भाज्य होगा, 15 भाज्य होगा, 16 भाज्य होगा, 17 अभाज्य होगा, 18 भाज्य होगा, 19 अभाज्य होगा, डैश 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 डैश। बताइए, कुछ समझ में आया? यहां से भी पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? सम अभाज्य संख्या कौन है? सम अभाज्य माने सम भी हो और अभाज्य हो, दो, केवल और केवल दो। देखो, सम के खानदान का यही एक ऐसा अभागा इंसान है दो, जो अभाज्य के घर में बैठा है, न तो एक खानदान के सब लोग भाज्य में ही आता है। यहां लिखे भी हैं सम संख्या 2 4 6 8 है ना, है ये एगो अभागा आदमी है दो, जो अभाज्य के घर में चला गया, ना तो दो को छोड़कर अगर खानदान में जितना लोग हैं सब भाज्य होता है। क्लियर है? देख रहे हो, इस अभागे इंसान को जरूर याद रखना, कई बार पूछा हुआ है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो सम के खानदान के एक केवल और केवल एक दो ही ऐसा संख्या है जो अभाज्य है, बाकी सब भाज्य होता है। आप देख सकते हो, किसी को भी समझना है समझ सकते हो, 12 एक और स्वयं के अलावा 6 से कटेगा, 4 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो भाज्य ही है ना। एकदम पूरे बढ़िया से चीजों को समझिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या, कल परसों सवाल देख रहे थे हम, हाँ, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा होगा महत्तम समापर्तक। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पता रहेगा तभी ना मौसा निकलेगा, हो ना पता रहेगा तो क्या होगा। तो ये बात एकदम सबको भूलना, लेकिन इसको मत भूलना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। बोलो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अच्छा, इसमें कितने बच्चे ऐसा है जो सोच रहे थे सर भाज्य संख्या का डिफिनेशन वो मैंने जान रहे थे कि जो 2 से कटता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं, और जो 2 से नहीं कटता उसे अभाज्य कहते हैं। ईमानदारी से हाथ उठाइए, कितना लोग ये बात समझ रहे थे? बोलो, नहीं हाथ उठाएगा। बहुत सारा बच्चा लोग पूछने पर भाज्य संख्या बताओ तो कहता है वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं, जो 2 से पूरा पूरा ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम कहते हैं, और ना कटे उसे विषम कहते हैं। भाज्य अभाज्य की अपना डिफिनेशन है कि जिसका केवल 2 गुणनखंड अभाज्य, 2 से अधिक गुणनखंड भाज्य, या दूसरा डिफिनेशन एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से कटे तो भाज्य, केवल एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से ना कटे अभाज्य। इट्स क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? हेडिंग लगाए हैं, बोले हम दोनों डिफिनेशन लिखवा देते हैं, ठीक ना। लिखिए, वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे, वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे, वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे, वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है? अथवा करके लिखिए, अथवा। बोले, वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है, वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं।
वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। हो गया। वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसे क्या कहते हैं बाबू? भाज्य संख्या कहते हैं। इट्स क्लियर? जैसे में आप नोट कर लो, दूसरा हेडिंग लगाओ जल्दी से, तुरंत। दूसरा लिखिए, वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे, वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अथवा करके लिखो, वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है, वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है, वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही रहेगा, कल इसको याद करके आप लोगों को आना है, ठीक ना? हाँ।